एक ऐसा आदमी जिस पर 100 से ज्यादा केस, जिसका इलाके में गोलियां और बम चलते थे, जिससे जज डरते थे, पुलिस वाले अपने नाम टेक छुपाते थे। उसी आदमी को एक दिन जेल से निकालकर संसद लाया जाता है और वो भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर डील पे वोट देता है और फिर एक रात लाइव कैमरे के सामने उसके और उसके भाई को गोलियों से भून देता है। ये कहानी है अतीक अहमद की, 5 बार विधायक और 1 बार सांसद और फिर एक ऐसा बाहुबली जिसने प्रयागराज की गलियों से लेकर सांसद तक अपना खौफ फैलाया। आज हम समझेंगे कैसे एक टांगा चलाने वाले के बेटे ने कैसे 11,000 करोड़ की दौलत बनाई, कैसे राजनीतिक पुलिस और माफिया मिलकर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था और कैसे उसी साम्राज्य का अंत हो गया एक लाइव कैमरे के सामने। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होता है एक गरीब घर से। 10 अगस्त 1962 उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिसे उस वक्त लोग इलाहाबाद कहते थे, और उसी के अंदर एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था कसारी मसारी। यहाँ रहते थे हजारी फिरोज अहमद। एक टांगा चलाकर 8 लोगों को परिवार पालते थे और फिर इसी घर में जन्म लिया अतीक अहमद। वह घर में सबसे बड़ा था और उसका एक छोटा भाई अशरफ, जिसे लोग खाली अहमद भी कहते थे, और उसके 2 बहनें। उसके बाप चाहता था बेटा पढ़े और कुछ बने, लेकिन अतीक का मन कभी पढ़ाई में लगता नहीं। 8वीं के बाद स्कूल से दूरी बढ़ने लगी और फिर तब शुरू हुआ उसका पहला बिजनेस। उसके इलाके से कोयला का गाड़ियां गुजरते थे, तो अतीक ने सोचा क्यों न कोयला चुरा कर बेच दिया जाए। तो अतीक धीरे धीरे कोयला चुराना शुरू कर दिया और उसको बेचना शुरू कर दिया और उसको धीरे धीरे फायदा होने लगा और उसने आसपास के लड़कों को साथ जोड़ा और उसके एक छोटी गैंग बन गई। और इसी के बीच थोड़ा समय के लिए इसी इलाके के सांसद के लिए बाउंसर का काम भी किया था और यहीं से उसको पहली बार समझ आई कि पावर क्या होता है। और फिर वह किसी तरह 10वीं का एग्जाम दिया, लेकिन वह 17 साल की उम्र में फेल हो गया। और फिर उसी साल 1979 में उसके नाम पे पहला मर्डर केस हुआ, सिर्फ 17 साल की उम्र में। 1979 से 1983 तक कोयला चोरी के साथ साथ वसूली के भी काम शुरू हो गया। अभी उसके सब कुछ छोटे लेवल से चल रहा था, लेकिन अतीक की नजरें बहुत बड़ी थी। और फिर एक चांद बाबा, उसी वक्त उसी इलाके में एक बहुत बड़ा नाम था, शोके इलाही, जिन्हें लोग चांद बाबा कहते थे। वे इतना बड़ा डॉन था कि उसके इलाके में पुलिस जाने से भी डरते थे और फिर नेताओं के हाथ भी उनके सर पे था। वे इतना बड़ा डॉन था कि उनको गोरुआ का कोई हाथ नहीं लगा सकता था। और वे चांद बाबा के बम बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। उनके आदमी बैग में बम बनाने के सामान लेके चलते थे, कहीं जगह मौके पर बम बना के फेंक देते थे, इसलिए उनको गैंग को बमबाज कहा जाता था। और फिर 1988 में एक नए पुलिस ऑफिसर आए, नौरंग सिंह। यह पहले अधिकारी थे जिन्होंने चांद बाबा के उसी इलाके में घेरने के कोशिश किए थे, लेकिन उस दिन तो चांद बाबा बच निकला, लेकिन उसके उसी रात चारों तरफ से पुलिस स्टेशन को घेर लिया और फिर घंटों तक गोलियां चली, बम बनाकर फेंके गए। और फिर इधर अतीक पे पुलिस ने NS नेशनल सिक्योरिटी एक्टिव कर दिया। पूरे यूपी में गैंगस्टर लगाने वाला पहला आदमी अतीक अहमद। तो तभी ने उसको कोई बताया इस मुसीबत से सिर्फ चांद बाबा ही बचा सकता है। तो फिर अतीक अहमद चांद बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, तो चांद बाबा ने अपने दिल्ली तक सोर्स लगाए और उसी दिन अतीक को छुड़वा लिया। और फिर चांद बाबा को अतीक अहमद में टैलेंट दिखा तो उसका अपने साथ ही रख लिया। और फिर यहीं से अतीक को असली ट्रेनिंग मिली, बम बनाना, हथियारों का सप्लाई, वसूली के तरीके, नेताओं से डील करने के कला। और फिर जैसे ही अतीक अहमद को थोड़ा नाम बड़ा हुआ, उसने तो चांद बाबा की आंख दिखाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन चुनाव होता है, पहला चुनाव पहला जीत। 1979 में यूपी में विधायक का चुनाव होता है। अब अतीक अहमद राजनीतिक में उतरना चाहते थे और फिर बड़े पार्टी उसको टिकट देना नहीं चाहते थे, तो अतीक अहमद चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया और उसी सीट से चांद बाबा भी चुनाव लड़ रहा था। और चांद बाबा ने धमकी दिया, नॉमिनेशन वापस लो, लेकिन अतीक अहमद नहीं माना और पूरा चुनाव गैंग वॉर धमकी से हुई। और जो पार्टियां चांद बाबा के खिलाफ था, वो पर्दे के पीछे अतीक अहमद को सपोर्ट कर रहा था और इसका नतीजा अतीक अहमद चुनाव जीत गया। और कुछ ही दिन बाद चांद बाबा का मर्डर हो गया और चांद बाबा के मरने के बाद अतीक अहमद ने चांद बाबा का पूरा साम्राज्य ही टेक ओवर कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, इस गैंग में सिर्फ एक ही समुदाय नहीं था, इसमें हिंदू मुसलमान हर जाति का लोग शामिल था और क्राइम पैसे वाले को खिलाफ होता था, जाति देखकर नहीं। अब 1979 से 2004 तक का सफर, अतीक अहमद लगातार 5 बार चुनाव जीता और 5 बार विधायक बना। यह कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े
नेताओं को हराकर जीतना। इसके पीछे था एक पूरा सिस्टम। उसने वसूली के काम बड़े लेवल पे कर रहा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन, हॉस्पिटल सभी से पैसा वसूलते थे और चुनाव के समय दूसरों इलाकों से लोगों को ट्रक में भर कर लाना और उसे वोट दिलवाना, बड़े बड़े पार्टियों के लिए करोड़ों रुपया का फंड जमा कर देना। उसके एक आवाज पे हजारों लड़के बंदूक लेकर खड़े हो जाते थे। उसके बाद 1995 में गेट हाउस कांड हुआ और मायावती को एक कमरे में बंद करके हमला किया गया और इसका आरोप अतीक अहमद पे लगी। इस घटना के बाद उसका नाम और बड़ा हो गया। लेकिन अतीक अहमद का एक और चेहरा भी था। लोग उसके पास दूर दूर से आते थे। शादी में दहेज का झगड़ा हो या जमीन का विवाद हो या दो भाइयों का लड़ाई हो, अतीक अहमद फैसला करता था। मानो तो एक तरह की प्राइवेट कोर्ट चल रहा था। सैकड़ों लोग रोज आते थे और यही उसकी राजनीतिक थी। अब कहानी शुरू होती है 2004 से। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया। यह कोई साधारण सीट नहीं थी। यहीं से जवाहरलाल नेहरू जीतकर सांसद पहुंचे थे और बीपी सिंह भी इसी सीट से प्रधानमंत्री बने थे। अब इसी सीट से अतीक अहमद जीतकर सांसद बन गया, माननीय विधायक से माननीय सांसद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही व्यक्ति एमएलए और एमपी नहीं बन सकता, इसलिए उसने विधायक को सीट छोड़ दी और फिर वहाँ पे उपचुनाव हुआ और अतीक अहमद अपने भाई को अशरफ को खड़ा किया। लेकिन इस बार बीएसपी को राजपाल ने अशरफ को 4000 वोट से हराया और यह हार अतीक अहमद को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और यह राजपाल कोई साधारण आदमी नहीं था, उस पर भी कई आरोप थे। लेकिन उसने तो अतीक अहमद को सीधे ललकारा था और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद अगले महीने राजपाल पे हमला हुआ और वह बच गया। और फिर इसके बाद दिसंबर में हमला हुआ और फिर बच गया। इसके बाद 16 जनवरी 2005 को राजपाल ने पूजा पाल से शादी की और इसके शादी के 9 दिन बाद 26 जनवरी 1905 को दोपहर 3 बजे राजपाल 2 गाड़ियों में अपनी गांव जा रहा था। साथ में उसके दोस्त भी थे और वकील उमेश पाल भी थे। और फिर मेन बाजार में उसको गाड़ियों के चारों तरफ से 20-25 लोग घेर ले और फिर अचानक गोलियां चलने लगी। राजपाल को कई गोलियां लगी और फिर इसके बाद राजपाल की मौत हो गई। और फिर शादी के बाद 9 दिन में ही पूजा पाल विधवा हो गई और फिर पूजा पाल ने FIR दर्ज करवाई। अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और 2 लोग। लेकिन केस आगे नहीं बढ़ा क्योंकि गवाह सामने नहीं आई। लेकिन उस दिन उमेश पाल भी थे उस गाड़ी में और फिर कोर्ट में सुनवाई किया गया तो उसने बताया कि मुझे कुछ नहीं पता है क्योंकि डर था कि मुझे न मार दे। और डर के सामने सच दब गया। उपचुनाव पहले हो चुका था और फिर से एक उपचुनाव हुआ और इसके बाद बीएसपी पूजा पाल को टिकट दिया। लेकिन अब की बार इस चुनाव में अशरफ जीत गया। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद एमपी अतीक, एमएलए उसका भाई और यूपी में एसपी का सरकार। अब अतीक अहमद की पावर पूरा पीक पे था। अब मोड़ आती है 1907। एसपी हारी और मायावती के बीएसपी सत्ता में आई और उसी सीट से पूजा पाल ने अशरफ को हरा दिया और वह डर कर चुप हो गए और उमेश पाल पुलिस स्टेशन गए। उसने कहा 2006 में अतीक अहमद ने मुझे किडनैप किया था और बयान बदलने के लिए मुझे मजबूर किया था और यह किडनैप आगे चलकर अतीक को बड़ी मुसीबत बनी। इसके बाद 2008 में अतीक अहमद को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। लेकिन वह अभी भी सांसद था और जेल में रहते हुए भी उसका नेटवर्क चल रहा था। और इसी बीच 2008 में भारत और अमेरिका से न्यूक्लियर डील होने वाली थी और संसद में वोटिंग होनी थी और कांग्रेस के पास 228 सांसद थे, बहुमत से 44 को कम। और वोटिंग से 48 घंटा पहले जेल से 6 सांसद को निकाला गया और उनमें से एक था अतीक अहमद। वह संसद पहुंचा और वह अपना वोट दिया और आज भी रिकॉर्ड में है। भारत के न्यूक्लियर डील के इतिहास में एक वोट उस आदमी का भी है जिस पर मर्डर के आरोप थे। लेकिन हैरानी की बात यहाँ हुई, सबको लगा कि समाजवादी पार्टी जैसे कहे वैसे वोट देंगे। लेकिन अतीक अहमद ने पार्टी के खिलाफ जाकर न्यूक्लियर डील के विरोध में वोट दिया। इसके बाद मुलायम सिंह इतने नाराज हुआ कि अतीक अहमद को पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन अतीक अहमद पे 100 से ज्यादा केस थे, लेकिन एक भी कोर्ट में सबूत नहीं आया। गवाह भी आते थे तो बयान बदल देते थे और कभी कभी गवाह के तो बीच रास्ते में मौत हो जाते थे। और पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी अतीक को कोर्ट ले जाने में लगता था, वह अपना नेम टेक जेब में छुपा लेते थे, कहीं अतीक को नाम पता न चल जाए। यहाँ तक कि 10 हाई कोर्ट ने भी उसको केस को सुनने का माना कर दिया। और यही फर्क है एक आम क्रिमिनल और बाहुबली में। और बाहुबली की ताकत यही होती है, उसका केस कोर्ट में साबित ही नहीं होती। इसके बाद 2009 में चुनाव लड़ा और हारा। इसके बाद 2012 में भी चुनाव लड़ा और पूजा पाल से हारा। इसके बाद 2014 में फिर से चुनाव लड़ा और फिर से हारा। लेकिन जब भी बेल से बाहर आता, लोगों को समस्याओं के सुनते। इसके बाद 2016 में एक यूनिवर्सिटी में
टीचर की पिटाई की वीडियो वायरल हुई। इसके बाद फिर गिरफ्तारी। इसके बाद 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने। इसके बाद 2018 में जहां देवरिया जेल में अतीक बंद था, वहीं एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को किडनैप करवाया और फिर जेल के अंदर बुलवाकर पीटा और 40 करोड़ कंपनी की पेपर पे साइन करवाया। सोचो, जेल में बैठकर भी क्राइम चल रहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 2019 में उसे गुजरात की साबरमती जेल में भेज दिया। इसके बाद राजू पाल की हत्या की सीबीआई जांच हुई और इसमें अतीक और अशरफ को आरोपियों में नाम था, लेकिन सीबीआई ने उमेश पाल को गवाहों से लिस्ट हटा दिया था क्योंकि उनकी बयान कई बार बदले थे, यानी कि कानूनी तौर पे उमेश पाल इस केस के गवाही नहीं थे। अब अतीक अहमद को लगता है कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन 24 जनवरी 2023 को उमेश पाल कोर्ट से लौट रहे थे। घर से बाहर गाड़ियों से उतरते ही 7 लोग उसे घेर लेते हैं और फिर गोली और बम से हमला कर देते हैं। इसके बाद उमेश पाल और उनके गनर को मौत हो जाते हैं। यह हमला होते हैं दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरा के सामने। इसके वीडियो और फुटेज वायरल हुई और फिर इसके अगले दिन उमेश के पत्नी ज्योति पुलिस स्टेशन गई और FIR में नाम दर्ज होता है अतीक अहमद को, साथ में उसका भाई अशरफ को और उसके 2 बेटे, साथ में 6 लोग। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा, उसने कहा कि इन सभी गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद एनकाउंटर, 27 फरवरी अरबाज का एनकाउंटर। इसके बाद 6 मार्च उस्मान का एनकाउंटर। इसके बाद 28 मार्च 2023 उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद को उम्र कैद को सजा। यह पहली बार किसी केस में अतीक दोषी हुआ। इसके बाद 13 अप्रैल 2023 में अतीक अहमद का तीसरा बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अतीक अहमद के 5 बेटा थे, 2 जेल में, एक असद का एनकाउंटर और वह 2 छोटे बच्चे जुबेलाइन में। अब वह रात जो पूरा देश ने देख रहा था, 15 अप्रैल 1923 को रात के करीब 10 बज रहे थे। अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए लाया जाता है। यहाँ पे पुलिस का भारी सुरक्षा था और मीडिया का हुजूम था। अतीक अहमद को बड़े बड़े मोछे थे, साथ में सफेद गमछा। अतीक अहमद पुलिस की गाड़ी से उतरता है और मीडिया के माइक आगे बढ़े सवाल पूछा गया, आप अपने बेटे असद के जनाजे में क्यों नहीं गए? तो अतीक ने बोला, नहीं ले गए तो नहीं गए। और उसी भीड़ में 3 लोग थे, नकली मीडिया, हाथ में माइक और जेब में पिस्टल और फिर गोलियों की आवाज लाइव कैमरा के सामने। इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ को हत्या हो गई। यहाँ पे तीनों हत्यारों के नाम लवलेश तिवारी, मोहित, साथ में अरुण मौर्य। और पकड़े जाने के बाद इसने कहा, क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम बनाना था, इसलिए किसी बड़े गैंगस्टर को मारना जरूरी था। और इन तीनों के पास तुर्की से बनी जिगराना पिस्टल कहां से आई? और यह एक पिस्टल के दाम 6 से 7 लाख की आती है, जो कई देशों के सेना यूज करते हैं। और साथ में इन तीनों को कैसे पता कि मेडिकल चेकअप के जांच रात 10 बजे किया गया और पुलिस ने इनको इतने करीब कैसे आने दिया? इन तीनों ने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? और यह सभी सवाल आज भी जांच के दायरे में है। और यह अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर बायोग्राफी की नहीं है, यह मान के चलो हमारे सिस्टम की कमजोरी की कहानी है। जहां एक क्रिमिनल जेल में बैठकर क्राइम कर सकता है, यहां तक कि 100 केस होने के बावजूद भी एक भी केस साबित नहीं होता है। और यहां तक कि जज भी केस सुनने से डरते हैं और यहां तक कि गवाह भी बयान बदल देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब कानून से भरोसा उठने लगे, अदालतों में सालों सालों से केस चलते हैं और बयान सामने नहीं आते और फिर बाद में गोली चलाकर सब निपटा दिया जाता है, तो समाज में एक खतरनाक संदेश जाता है। और यही फर्क है कानून के राज में और जंगल राज में। अतीक अहमद यूपी के पहला गैंगस्टर था। तो दोस्तों, ये थी अतीक अहमद की पूरी कहानी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो और हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अब मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो में रिसर्च के साथ। जय हिंद।